हेलो एवरीवन, अपनी दोस्त माया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी मेरे यारा, जिसमें अभी तक आप लोग सुन चुके हैं कि उर्मी सरेआम सबके सामने उस प्रोड्यूसर का खून कर देती है। और उसके बाद वो आती है करीना से मिलने के लिए। और करीना के बंगले पर जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर करती है ना, करीना उसे देखकर हैरान रह जाती है और उससे बोलती है, उर्मी तुम यहाँ? तो उर्मी बोलती है, कैसी हो करीना? तो ऐसा कहते हुए उर्मी करीना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है ना, करीना गुस्से में कहती है, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया तो हाथ मत लगाना मुझे उर्मी, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मुझे हाथ मत लगाना। तो उर्मी बोलती है, करीना मेरी बात तो सुनो। तो बोलती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम कैसी लड़की हो उर्मी? खून खराब है, मारपीट, इस सब के अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आता क्या? तुमने उस प्रोड्यूसर को जान से मार दिया, वो भी सरेआम सबके सामने। तो उर्मी बोलती है, करीना करीना मेरी बात तो सुनो, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। तो करीना चौंकते हुए कहती है, क्या तुमने वो सब मेरे लिए किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उर्मी, तुम ये क्या कह रही हो? तो उर्मी बोलती है, करीना तुम्हें नहीं मालूम उस प्रोड्यूसर ने क्या किया था। उस प्रोड्यूसर ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है ना, वो उसी ने करवाया था। और जब ये बात मुझे पता लगी ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको जान से मार दिया। और मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक ही तो किया ना। अगर वो आदमी जिंदा रहता तो वो दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करवाता, तो मैं जान से मारने की कोशिश करता और तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? तो करीना बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उर्मी, तुमसे किसने कहा कि उस प्रोड्यूसर ने मुझे मरवाने की कोशिश की है? बेवकूफ़ लड़की, वो ऐसा क्यों करेगा? तो बोलती है, उसने ऐसा किया है। तो करीना बोलती है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उनमें बोलते, क्यों नहीं कर सकता? बोलते, बिकॉज अगर उसने मुझे मरवा दिया ना, तो इसमें उसका लॉस है, तो भला वो ऐसा क्यों करेगा? तो उन्होंने बोलते, लेकिन मुझे उस आदमी ने जिसने जिसने शूटिंग के दौरान तुम पे चाकू से हमला किया था, मुझे उसने बताया कि तुम पर ये हमला उसने करने को बोला था, उस प्रोड्यूसर ने। बताओ तो मैं क्या करती? तो करीना बोलती है, उम्मीद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें कम से कम उस आदमी को मारने से पहले एक बार चीज़ों को समझना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था। इन दोनों के बीच में जब इस तरह से बहस चल रही होती है ना, तभी एकदम से रूम का दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी होती है सनम और सहर। और उन्हें देखकर उर्मी भी देखती रह जाती है। उससे बोलती है, सनम, सहर। और सहर बोलती है, उर्मी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उर्मी बोलती है, मैं वो। तो करीना बोलती है, मैं बताती हूँ। ये मैडम उस प्रोड्यूसर का खून करने के बाद ना मुझसे मिलने आई है और कह रही है कि उस प्रोड्यूसर का खून इसने मेरे लिए किया था। बताओ तुम यार, हद होती है इस चीज़ की यार, ये लड़की क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सहर बोलती है, 1 मिनट उर्मी, तुम क्या कह रही हो? पहले सीधी बात समझाओ, तुमने उस प्रोड्यूसर को क्यों मारा, ये बताओ हमें। तो उर्मी उसे सब कुछ बता देती है। और ये सब बात सुनने के बाद सहर बोलती है, व्हाट? ये करीना, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे उस प्रोड्यूसर के बीच में ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करे? तो करीना बोलती, बिल्कुल नहीं। तो उर्मी बोलती, क्या बिल्कुल नहीं? साफ साफ क्यों नहीं बताती उसे कि तुम्हारे उस प्रोड्यूसर के बीच में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी? और उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई थी, उस दिन भी वो तुम्हें धमकी दे रहा था, तुम्हें बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। भूल गई इस बात को? तो करीना बोलती, हाँ दे रहा था धमकी, लेकिन धमकी का मतलब ये नहीं कि वो सच में मुझे मरवाना चाहेगा। तुम्हें पता भी नहीं है उर्मी कि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हुई ना, इस सब के पीछे उस आदमी का हाथ है। वो ना होता तो आज मुझे दुनिया जानती ना होती, मेरा इतना नाम ना होता, मैं इतनी फेमस ना होती। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो उसमें मेरी मेहनत तो शामिल है ही, लेकिन उस प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे जब जब कोई प्रॉब्लम हुई ना, मेरे साथ हमेशा वो खड़ा रहा। और रही बात बहस की, तो इस तरह की बहस हमारे बीच में एक बार नहीं, हज़ारों बार हो चुकी है। इन 7 सालों में ना जाने कितनी बार हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, लेकिन एक बार भी उस आदमी ने मुझे इतनी सी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। वो बोलता ज़रूर था, लेकिन उसने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। तो जो आदमी हमेशा मेरी मदद के लिए खड़ा रहता था, यहाँ आकर वो फ़ौरन से यहाँ आकर मुझे मरवाने की कोशिश क्यों करेगा और किस लिए करेगा? तो उर्मी बोलती है, लेकिन वो आदमी वो। तो ये दोनों जब इस तरह से बहस करती है ना, तभी सहर बोलती है, 1 मिनट, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और मेरी बात सुनो। तो ये दोनों जो है वो सहर की तरफ देखती है और सनम भी। और सहर बोलती है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं जो समझ नहीं आ रही है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो उर्मी बोलती है, क्या मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इस तरह से मोहरा बनाकर, कोई तो है जो अपना काम निकलवा रहा है,
कोई तीसरा पर्सन जो तुम दोनों के प्यार का, तुम्हारी लड़ाई का और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। तो करीना बोलती तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सहर बोलती है मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो और ऐसा कह करना सहर उन दोनों से बात करती है और उसके बाद उर्मी जो वो हैरान होते हुए खड़ी होती है और कहती है क्या, इसका मतलब मेरे हाथों किसी बेगुनाह का खून हो गया। ये कैसे हो सकता है। मैंने उस प्रोड्यूसर को जान से मार दिया क्योंकि मुझे लगा कि उसने करीना को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ओ शिट यार। तो करीना बोलती है अब पछताने से क्या होगा, तुमने मार तो दिया ना उसे। उर्मी मैं तुमसे हमेशा इसीलिए कहती थी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो, लेकिन तुम्हें तो कभी अपने गुस्से पे कंट्रोल रहता ही नहीं है। गुस्से में तुमसे कोई कुछ भी कह देता है और तुम उस बात पे यकीन कर लेती हो और उसके बाद तुम कोई ऐसा कदम उठा लेती हो जो कि हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। और देखो तुमने क्या किया, तुमने उस आदमी की बातों में आके उस प्रोड्यूसर को जान से मार डाला, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो उर्मी बोलती करीना मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा, उस प्रोड्यूसर की तुमने जो जान ली, क्या वो वापस आ सकता है? क्या उस प्रोड्यूसर के मरने के बाद जो मेरे करियर पर दाग लगेगा, मुझ पर दाग लगेगा, क्या वो मिट सकता है? वो इंस्पेक्टर अमित वैसे ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता लग गया है, ऊपर से वो सनम शहर के पीछे भी पड़ गया। अब इस प्रोड्यूसर के मरने के बाद वो और हमारा जीना हराम कर देगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। जिंदगी ऐसी बुरी फंसी है ना मेरी कि ना जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ। कभी कभी तो लगता है खुद की जान ले लूँ। तो उर्मी बोलते करीना ऐसा मत बोलो। तो बोलती बकवास बंद करो, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। तो इन दोनों का झगड़ा देखकर सनम कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो और ये सोचो कि आगे क्या करना है। तो उर्मी बोलती करना क्या है, मुझे अब उस आदमी का पता लगाना है जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने उस आदमी से झूठ बुलवाकर मुझे गुमराह किया और मेरे हाथों उस प्रोड्यूसर का खून करवाया। मैं इसके बारे में पता करके रहूँगी कि आखिर किसके पीछे किसका दिमाग है, कौन है वो। और ऐसा कहकर उर्मी जो है ना वो करीना की तरफ देखती है, उससे बोलती है आई लव यू जान एंड आई एम सॉरी। और ऐसा कहते हुए ना फिर वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में जब उर्मी जा रही थी तो उसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहता है कि आखिर कौन है वो शख्स जो ये जानता है कि उर्मी करीना से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। कोई है जो करीना को मोहरा बनाकर उर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। और यही सब सोचते सोचते उर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। उर्मी बिना स्क्रीन की तरफ देखे कॉल को रिसीव करती कहती हेलो। तो सामने से किसी लेडी की आवाज़ आती है, कहती उर्मी बेटा कहाँ हो तुम, बहुत दिन हो गए घर नहीं आई। तो उर्मी जैसी आवाज़ सुनती तो कहती अरे बड़ी माँ आप, हाँ वो थोड़ा सा बिज़ी थी ना, इस वजह से घर आ नहीं पाई। तो बोलती बेटा इतना ही बिज़ी मत हो जाया करो कि अपनी बड़ी माँ के लिए वक्त ना निकाल पाओ, बहुत दिनों से तुमसे मिली नहीं हो ना, तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ, वो खाना। तो उर्मी बोलती जी बड़ी माँ, वैसे मेरा भी मन कर रहा था आपसे मिलने का, आज मन कुछ दुखी सा है। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मन ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा कह के वो कॉल कट कर देती है और उर्मी थोड़ी देर में अपनी बड़ी माँ के घर पहुँच जाती है। और उर्मी को देखते ही उसकी बड़ी माँ काफ़ी खुश होती हैं, उसे गले लगाती हैं, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है कि तू चल आ जा, तेरे लिए मैंने खाना लगाया है, खाना खा ले। तो उर्मी अपनी बड़ी माँ के साथ बैठकर खाना खाती है। जो उसकी बड़ी माँ है वो बहुत प्यार से अपने हाथ से उसको खाना खिलाती हैं। और जब खाना फिनिश हो जाता है ना तो उसकी बड़ी माँ बोलती है क्या बात है बेटा, तो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है आज। तो उर्मी कहती है क्या बताऊँ माँ, करीना को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गई है। तो उसकी बड़ी माँ बोलती है लेकिन क्यों। तो उर्मी उन्होंने सारी बात बता देती है। तो उसकी बड़ी माँ बोलती है देख बेटा, अब करीना भी अपनी जगह सही है ना, तूने जो किया वो ठीक नहीं किया ना, तुझे गुस्से में एकदम से इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, नाराज़ तो तुमसे होगी। तो उर्मी बोलती है लेकिन मैं क्या करूँ, अब जानती है ना मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसे कोई तकलीफ़ थी मुझसे हरकत बर्दाश्त नहीं होता। तो उसकी बड़ी बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन तू अब परेशान मत हो, और करीना वो मान जाएगी, आखिरकार वो भी तो तुझसे बहुत प्यार करती है ना। तो उर्मी थोड़ी सी स्माइल करती है, कहती ये बात तो है,
और तभी जो बड़ी माँ है ना, उनका फ़ोन बजने लग जाता है। तो फ़ोन रिसीव कर कहती हैं हेलो, और फिर उर्मी से कहती है उर्मी मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे ज़रा कोई ज़रूरी कॉल आया है। तो उर्मी बोलती जी, और उसके बाद उसकी बड़ी माँ वहाँ से उठ के चली जाती है। उर्मी सोफ़े पे बैठी बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी, और तभी उसे वॉशरूम जाने की नीड होती है। तो वो उठती है और चली जाती है सीधा अपनी बड़ी माँ के रूम में, क्योंकि उसे सिर्फ वॉशरूम ही तो यूज़ करना था। और वॉशरूम यूज़ करने के बाद जैसे ही वो से निकल रही होती है ना, तभी उसके कानों में एक रिंगटोन सुनाई देती है। उर्मी पीछे पलटती है, और पहले तो वो अपने जेब में हाथ डालती है, अपने फ़ोन को चेक करती है, पर ये उसका फ़ोन नहीं बज रहा होता। तो उर्मी कहती है ये बेल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ऐसा कहते हुए ना वो चारों तरफ रूम में देखती है, और फिर जो उसकी बड़ी माँ का बेड है उस पर तकियों को उठाती है, और बेड की मतलब जो मैट्रेस होता है उसको भी उठाती है, और उसके नीचे उसे एक फ़ोन मिल जाता है जो कि बज रहा था। और उस फ़ोन को देखकर उर्मी हैरान रह जाती है। तो कहती है ये बड़ी माँ का फ़ोन है ये, लेकिन बड़ी माँ तो अभी अभी कॉल पे बात करते हुए। तो उर्मी उस फ़ोन को उठा लेती है, और जैसे वो स्क्रीन पे नंबर देखती है ना, वो नंबर होता है राघव का, और साथ में राघव का नाम भी लिखा आ रहा होता है। जिसे देखकर उर्मी एकदम से हैरान रह जाती है कि राघव का कॉल उसकी बड़ी माँ को क्यों आ रहा है। पर वो उस फ़ोन को जल्दी से उठाती है, और बस सिर्फ कान से लगाती है, कुछ कहती नहीं। और सामने से जो राघव है वो कहता है हेलो डार्लिंग, कैसे हो, खाना वाना खा लिया कि नहीं। तो जब वो ऐसा बोलता है ना, तो ये बात सुनकर एकदम से उर्मी के तो कान खड़े हो जाते हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि राघव उसकी बड़ी माँ से ऐसे बात कर रहा है। तो राघव पहले तो फ़ोन पे ये सब बोल देता है, लेकिन जब उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो कहता है हेलो जान, हेलो, क्या बात है, आज हमारी जाने मन कुछ बोल नहीं रही है हमसे, अरे नाराज़ हैं क्या, अरे पापा कुछ बोलो भी, खामोश क्यों हो, हेलो हेलो। पर जो उर्मी है ना, वो सामने से कुछ भी नहीं बोलती, और एकदम से कॉल कट कर देती है। और ये देखकर जो राघव है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अरे इसे क्या हो गया, मेरा फ़ोन कट कर दिया ये भी ना। तो ऐसा कहते हुए फिर राघव भी वहाँ से अपने काम में लग जाता है, और इधर उर्मी का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है कि जो कुछ भी उसने अभी सुना वो क्या सच था। और इसी बात को समझने के लिए उर्मी अपनी बड़ी माँ के पूरे रूम की छानबीन करना शुरू कर देती है। वो एक एक सामान को, एक एक ड्रॉर को खींच के देखती है कि कहीं उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये सारी बातें क्लियर हो सके। और ऐसा करते करते उसे ड्रॉर वगैरह में तो कुछ नहीं मिलता, और उर्मी खोल देती है एकदम से कबर्ड। और उस कबर्ड में जब वो ऐसी हाथ मारती है, इधर उधर चीज़ें देखती है, तो उर्मी की हाथ लगती है एक फ़ाइल जो कि कपड़ों के नीचे दबी रखी थी। उर्मी इस फाइल को उठाती है, और जैसे इस फाइल को खोलती है ना, उर्मी का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। बिकॉज उस फाइल में उन सभी लोगों की तस्वीरें होती हैं जिनको उर्मी ने इतने सालों में अभी तक मौत के घाट उतारा था। और ये देखकर उर्मी कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी सीधी सादी बड़ी माँ के घर में ये फाइल क्या कर रही है। और जो लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जो माफिया गैंगस्टर्स थे जिनको उर्मी ने मारा था, उनसे उसकी बड़ी माँ का क्या लेना देना है। वो तो एक सीधी सादी औरत है, तो फिर ये सब कैसे, उसकी कुछ भी समझ नहीं आता। तो उर्मी फिर उस फाइल में लगी हुई सारी तस्वीरों को ऐसे धीरे धीरे पलटती है, और उनको पलटते पलटते उसकी नज़र पड़ती है उस प्रोड्यूसर की तस्वीर पर भी, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। और साथ ही साथ उसमें अली की भी तस्वीर लगी हुई थी, और सबसे लास्ट में जो तस्वीर थी वो तो उर्मी का पूरी तरह दिमाग ख़राब कर देती है। बिकॉज़ वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि वो उर्मी की थी, और उस तस्वीर के नीचे क्रॉस का निशान लगा हुआ था। ये देखकर उर्मी का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है कि ये सब क्या है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता, वो चीज़ें समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नीचे से उसे अपनी बड़ी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, उर्मी, उर्मी बेटा कहाँ हो तुम, उर्मी। तो जब इस तरह से वो आवाज़ सुनती है ना, तो वो जल्दी से उस फाइल को रख देती है उस कबर्ड में वापस उसी जगह पे, और कबर्ड को बंद करके रूम के सामान को सही जगह सेट करके और फिर रूम से बाहर आती है। तो उसको अपने रूम से निकलता देख उसकी बड़ी माँ कहती है उर्मी बेटा तुम मेरे मेरे कमरे में क्या कर रही थी। तो उर्मी कहती है वो कुछ नहीं बड़ी माँ, वो दरअसल मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, तो मैं आपके वॉशरूम आपके रूम में चली गई। तो बड़ी माँ बोलती है अच्छा ठीक है। तो जब वो ऐसा बोलती है ना, तो उर्मी कहती है अच्छा बड़ी माँ, अब
और मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो उसकी बड़ी माँ बोलती है इतनी जल्दी, आज यहीं रुक जा। तो बोलती है नहीं बड़ी माँ, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। तो उसकी बड़ी माँ बोलती है अच्छा ठीक है जा। और ऐसा कह करना फिर उसके गाल पे प्यार से हाथ फेरती है, उसके माथे पे किस भी करती है। और उर्मी फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था, बिकॉज़ वो चीज़ें जो उसने देखी थी उसने उसके दिमाग में शक पैदा कर दिया था अपनी बड़ी माँ के खिलाफ। और उस दिन के बाद उर्मी राघव के ऊपर पूरी पूरी नज़र रखने लग गई थी। वो क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, हर चीज़ की खबर उसे थी। और राघव को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और एक शाम को राघव को आता है किसी का कॉल, और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है ना तो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा कह के ना बहुत स्माइल करते हुए फ़ोन कट कर देता है। और उसके पीछे खड़ी हुई उर्मी राघव को बात करते हुए और वहाँ से जाते हुए देख लेती है। तो वो भी गाड़ी से राघव का पीछा करती है और राघव को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उर्मी उसके पीछे लगी हुई है। और थोड़ी देर में राघव पहुँच जाता है उर्मी की बड़ी माँ के बंगले पर। तो उर्मी अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे खड़ी करती है ताकि राघव को पता ना लगे। और उसके बाद गाड़ी से निकलकर वो चुपते चुपाते वो भी अपनी बड़ी माँ के घर के अंदर एंटर करती है। और वो ये देखकर चौंक जाती है कि आज उसके बड़ी माँ के घर पे ना तो कोई मतलब गार्ड है, ना ही कोई नौकर है, कोई नहीं है। वो दरवाज़ा भी खुला होता है। वो जाती है अंदर दबे पाँव और चुपकर दरवाजे पर देखती है कि उसकी बड़ी माँ जो है ना वो राघव के इंतज़ार में खड़ी हुई है। और उन्होंने एक बहुत ही सेक्सी सी नाइटी पहनी हुई है, जिसे देखकर उर्मी का दिमाग चकरा जाता है कि ये सब वो क्या देख रही है। और राघव एकदम से उसकी बड़ी माँ को देखकर उनके करीब जाता है और उनको हग कर लेता है और फिर उनके माथे पे किस करते हुए कहता है आज तो एकदम कातिल लग रही हो, बिजली गिराने का इरादा है क्या। तो उसकी जो बड़ी माँ है ना वो स्माइल करते हुए कहती है हाँ इरादा तो कुछ ऐसा ही है, क्यों तुम्हें अपने ऊपर बिजली नहीं गिरवानी। तो राघव उसकी बड़ी माँ की कमर में हाथ डालकर उन्हें अपने करीब खींचता है और कहता है क्यों नहीं, मैं तो कब से इस पल के लिए बैठा हूँ, तुम ही हर बार नखरे करती हो। तो उसकी बड़ी माँ जो है ना वो राघव के माथे पर उंगली फेरते हुए कहती है तो फिर चले, देर किस बात की। तो उर्मी जब उन दोनों का ये रूप देखती है ना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी वो सीधी सादी बड़ी माँ जो उसके बड़े बाबा की वाइफ है, जिसे उर्मी अपनी माँ समान मानती है, वो उनका कैसा रूप देख रही है, इतना घिनौना, इतना गंदा। उसके कुछ भी समझ नहीं आता। और देखते ही देखते ये दोनों जो होते हैं यानी राघव और उर्मी की बड़ी माँ ये अपने रूम में चले जाते हैं। तो उर्मी से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो भी फिर उनके पीछे पीछे जाती है। और दरवाजे पे जाकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो एकदम से दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लग जाती है। और डोर नॉक होने की आवाज़ से जो राघव है वो उर्मी की बड़ी माँ के ऊपर से उठता है। वो कहता है ये कौन आ गया यहाँ पे। तो उसकी बड़ी माँ बोलती है पता नहीं, मैंने तो घर में सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है, यहाँ तक कि गार्ड को भी नहीं रखा है, तो ये कौन हो सकता है। तो राघव बोलता है 1 मिनट मैं देखता हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना राघव अपनी जेब से गन निकाल लेता है और बहुत ज़्यादा सावधानी से जाते हुए दरवाजे के पास जाता है। बहुत आराम से दरवाज़ा एकदम से खोल के ना अपनी गन को उसे सामने की तरफ करता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि कोई नहीं है। तो वो चारों तरफ देखता है तो उर्मी की बड़ी माँ बोलती है कौन है राघव। तो राघव कहता है श्श। तो ऐसा ना वो अपनी उंगली को अपने होठों पर रख के उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। और फिर बहुत ही सावधानी से जब वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है ना तभी अचानक से उर्मी उसके सामने आ जाती है और उसके पेट में एक जोरदार लात मार के उसको पीछे की ओर गिरा देती है। राघव बहुत बुरी तरह से ज़मीन पर गिरता है और उसके हाथ से उसकी जो गन होती है वो भी छूट जाती है। और उर्मी को वहाँ देखकर उसकी बड़ी माँ जो है वो जल्दी से बेड से खड़ी होती है, अपनी नाइटी को ऐसे सीधा करती है और राघव उसके तो होश उड़ जाते हैं। और उर्मी उसकी आंखों में इतना गुस्सा होता है जैसे कि अपने गुस्से की आग से वो दोनों को जला के खा कर देगी। और फिर उर्मी राघव को बहुत गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उठाती है और उसे दीवार से लगाते हुए कहती है गद्दार, नमक हराम, तूने जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। हाँ? जिस आदमी ने तुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा, तुझ पे इतना विश्वास किया, मैंने तुझे अपने बाप के बराबर इज्जत दी और तूने इस बात का ये सिला दिया हमें
तो ऐसा कहते हुए उर्मी जो है ना वो राघव को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। उसको जब वो इतनी बेरहमी से मारती है ना तो उसकी बड़ी माँ राघव को बचाने की कोशिश करते हुए उर्मी का हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है उर्मी क्या कर रही है, छोड़ दे उसे। पर उर्मी राघव को नहीं छोड़ती, उसको पहले तो बहुत मार दिया। तो उसकी बड़ी माँ जो है ना वो उर्मी को पीछे से पकड़ती है, उससे बोलती है उर्मी रुक जा। तो उर्मी को ना अपनी बड़ी माँ पे बहुत गुस्सा आता है और वो राघव को तो छोड़ देती है, लेकिन उनके दोनों शोल्डर्स को पकड़ के उन्हें खींचते हुए कहती है आप अब तो चुप ही रहिए, मैंने आपको क्या समझा था, आप क्या निकली, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। बड़े पापा इस दुनिया से चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके याशियाँ करेंगी घर में। हाँ, और आप ऐसा कर कैसे सकती है बड़ी माँ, आप तो बड़े पापा से इतना प्यार करती थी ना, उनको इतना ज़्यादा चाहती थी, तो आप इस राघव के साथ, बताइए मुझे क्यों किया आपने ऐसा। तो जब वह ऐसा बोल रही होती है ना उनके शोल्डर्स को पकड़ के, तभी अचानक से जो राघव है वो उर्मी के सर में ना एक फ्लावर वास जोर से दे मारता है और उसके पड़ते ही उर्मी हमारी वहीं पे बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती है। और जैसे वो बेहोश होती है ना, राघव सीधा खड़ा होता है, अपने नाक से निकलते हुए खून को साफ करते हुए कहता है सोचा नहीं था कि यहाँ पे आ जाएगी, इसे हमारे बारे में पता कैसे लगा। तो उर्मी की बड़ी माँ कहती है ये तो मालूम नहीं है, ये तो यही बता सकती है, फ़िलहाल तुम इसे उठाओ, यहाँ पर ही बेहोश पड़ी हुई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा कह के ये दोनों जो है ना फिर उर्मी को उठाते हैं। और 1-2 घंटे बाद जब उर्मी को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कुर्सी पे बंधी हुई है रस्सी से। और जब वो सामने की तरफ देखती है तो उसकी नज़र पड़ती है अपनी बड़ी माँ पे, जो कि एक चेयर पे बड़े स्टाइल में बैठी हुई थी और उसके बगल में खड़ा था राघव। तो उन दोनों को देखकर उर्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो झटपटाते हुए कहती है राघव, राघव चुपचाप मेरे हाथ खोल दो, वरना अगर मैं यहाँ से छूट गई ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो उसकी बात सुनकर जो राघव है वो जोर से हंसता है और उर्मी की बड़ी माँ भी हंसती है। तो उर्मी बोलती है बड़ी माँ आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, मैं तो आपकी बेटी हूँ। और मेरे बड़े पापा वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, आपको पागलों की तरह चाहते थे, और आप भी तो उन्हें इतना ज़्यादा चाहती थी, फिर आप इस राघव का साथ क्यों दे रही हैं, क्यों इसके साथ मिली हुई है, प्लीज़ मुझे बताइए ना। तो उसकी बड़ी माँ जो है वो उसकी बात सुनकर कहती है प्यार, किस प्यार की बात कर रही है तू, मैं तेरे बड़े पापा से और तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, आई तेरी बात समझ में। तो उर्मी जब ये बात सुनती है तो उसको तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता। तो कहती है बड़ी माँ ये आप क्या कह रही हैं। वो बोलती है बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं तुझसे और तेरे उस बड़े पापा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, और ना ही मैंने तुम दोनों से कभी प्यार किया था। मैं इस दुनिया में अगर प्यार करती हूँ तो सिर्फ 2 चीज़ों से, एक बेशुमार दौलत और दूसरी मेरा राघव। मैं राघव से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और रही बात तेरे उस बड़े पापा की, तो उससे शादी तो मैंने उसकी दौलत के लिए की थी, सोचा था उससे शादी करके उसकी सारी दौलत अपने नाम कर लूँगी और उसके बाद किसी तरह से अपने रास्ते से उसे हटाकर मैं राघव के साथ हमेशा हमेशा खुश रहूँगी। लेकिन तेरा वो बड़ा पापा इतना शातिर निकला ना कि उसने पूरी जायदाद सारी दौलत तेरे नाम कर दी, और इसीलिए मैंने बचपन में तुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कि उस कार एक्सीडेंट तेरे वो माँ बाप तो मर गए लेकिन तू बच गई। मैंने ना जाने कितनी बार तुझे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार तेरे उस बड़े पापा ने तुझे बचा लिया। और जब मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई ना, तब मैंने फैसला किया कि मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी, तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि तू कभी उस दौलत के बारे में सोच भी पाए। और इसीलिए मैंने तुझे इस जुर्म के रास्ते पर धकेला, मैंने राघव के साथ मिलकर तेरे इस बड़े पापा का मर्डर प्लान करवाया। और जब वो मर गया ना, तो याद है वो रात जिस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू बहुत बिलख बिलख के रो रही थी, और मैंने तुझसे कहा था कि तुझे अपने बड़े पापा की मौत का बदला लेना है। तो उर्मी जब ये बात सुनती है कि उसके बड़े पापा को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बड़ी माँ ने मरवाया है, ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, एक पहाड़ सा उसके ऊपर टूट पड़ता है, और उसे वो रात भी याद आती है जब उर्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसकी बड़ी माँ ने उसे आकर भड़काया था कि उर्मी तुझे अपने बड़े पापा की मौत का बदला लेना होगा, तुझे डेविल से उसकी मौत का बदला लेना होगा। तो ये बात याद करते उर्मी की आंखों में आंसू आ जाते और वो कहती क्या, इसका मतलब मेरे बड़े पापा को डेविल ने नहीं बल्कि आपने मरवाया था। तो उसकी बड़ी माँ कहती है हाँ मैंने मरवाया था उसे,
और जिस डेविल को तू आज तक ढूंढती आ रही है ना, जिसकी तलाश में तू दिन रात पागल रहती है, 7 साल निकाल दिए तूने। असल में ऐसा डेविल नाम का कोई शख्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई डेविल है ही नहीं। तेरे बड़े पापा को मरवाने वाली मैं हूँ, मैं। और सिर्फ तेरे बड़े पापा को ही नहीं, बल्कि हमारे जितने भी दुश्मन थे ना, मैंने सबको तेरे हाथों मरवाया, तेरे हाथों। चाहे वो मैक्स हो, चाहे जॉन हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे अली। आज तक जितने भी लोगों को तूने मारा है ना, वो सब राघव के दुश्मन थे, जिन्हें हमने तेरे ज़रिए मरवाया। मारा तूने, काम हमारा हुआ। कानून की नज़र में भी उस सब को मारने वाली तू ही है। इसलिए तेरी ज़िंदगी को बर्बाद तो मैंने पूरी तरह से कर ही दिया। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे कुछ और दुश्मन थे जो मैं चाहती थी कि तू उनको भी ख़त्म कर दे, लेकिन अफसोस तुझे उससे पहले ही हमारे बारे में पता लग गया। तो ये बात सुनकर उर्मी गुस्से में कहती है, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। बड़ी माँ, आपकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आपकी वजह से मैं जुर्म के रास्ते पे चली, मैं गैंगस्टर बनी। आपकी वजह से ना जाने मैंने कितने लोगों का खून किया, अपनी करीना को खो दिया, अपने बड़े पापा को खो दिया। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे बड़े पापा का खूनी आप हो, मैं आपको तभी ख़त्म कर देती। लेकिन ये मत सोचना कि आप बच जाओगी मेरे हाथों से, मैं आपकी जान ले लूँगी। तो जब वो ऐसा बोलती है तो उसकी बड़ी माँ जोर से हंसती है और राघव भी हंसता है। और उसके बाद उसकी बड़ी माँ हंसते हुए कहती है कि सॉरी उर्मी बेटा, मुझे मारने की तुम्हारी ये ख्वाहिश तो अब कभी पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो वो हमें बताओ, हम ज़रूर पूरी करेंगे। तो उर्मी कहती है, मुझे एक बात बताओ, मैंने आज तक जितने भी लोगों को मारा है उन सब के कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं। वो माफिया से अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन वो प्रोड्यूसर, तुम लोगों ने उसे क्यों मरवाया मेरे हाथों? उसकी क्या दुश्मनी थी तुम लोगों से? तो उसकी बड़ी माँ हंसते हुए कहती है, उसकी दुश्मनी हमसे ये थी कि वो कहने के लिए दुनिया के सामने प्रोड्यूसर ज़रूर था, लेकिन असल में उसका काम भी माफिया से जुड़ा हुआ था। वो भी एक तरह का गैंगस्टर था। ना जाने कितने गैरकानूनी काम, ना जाने कितने गलत काम उसने आज तक किए, और वो हमारे लिए ही काम करता था। लेकिन पैसे के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो हमें धोखा देने चला था, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया। लेकिन हम अच्छे से जानते थे कि तुम बिना दुश्मनी के किसी की भी जान नहीं लेती हो, इसीलिए तो हमने जानबूझकर तुम्हारी करीना के ऊपर वो अटैक करवाया और उसका इल्ज़ाम उस प्रोड्यूसर के सर पर डाला। वो आदमी याद है जिसने करीना पर चाकू से वार किया था? उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ शूटिंग में अपना काम कर रहा था। उस शूटिंग में नकली चाकू की जगह असली चाकू हम लोगों ने रखवाया था, और उसके बाद उसको मार मार कर, उसको डरा धमका कर हमने ये बात उससे कहलवाई थी कि ये सब करने के लिए उसे प्रोड्यूसर ने बोला था, और तुम उसकी बातों में आ गई और तुमने जाके प्रोड्यूसर को सरेआम सबके सामने जान से ख़त्म कर दिया।